चलिए, वो 40 मिनट्स की जूम मीटिंग होती है इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम दोबारा से बात करते हैं। तो मिनट वेट करते हैं ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए वो जुड़ जाएं। काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे वापस आ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मेरा एक सवाल था। हाँ जी सर, बोलिए। मेरे साथ एक्चुअली बचपन से ये होता था कि मैं किसी भी अगर झूले पर बैठूं तो मुझे ऐसा लगता था कि वो टूट जाएगा, या फिर मैं अगर कहीं भी बिल्डिंग पर खड़ा होता तो मुझे ऐसा लगता पीछे से कोई मुझे धक्का दे देगा अचानक से। जी। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में मैं चित्तौड़ के किले पर गया था फरवरी महीने में, और उसके बाद में वहां पर मैं पहली बार गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा सब कुछ मेरा पूरा का पूरा घुमा हुआ है। और उसके बाद में फिर वो जो ऊंचाई से डर लगने वाली जो चीज है वो उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? कैसे? आपको मैं बात लास्ट में समझी नहीं। जो कब बंद हुई आपकी ये चीज? जब मैं चित्तौड़ के किले पर घूमने के लिए गया था, उसके बाद में। और वहां कई आपने कोई बार झूला मतलब देखा दोबारा से? हाँ, मतलब कि जो पहाड़ी के सामने, मतलब जो किले की दीवार के सामने जो पहाड़ी दिखती है वो मेरी, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं पूरा घुमा हुआ हूँ वहां पर। और काफी सारे लोग दिखे, लगे कि ऐसा भीड़ वाला कुछ एरिया था काफी सारा, मेले टाइप से। चलिए, इसकी लेकिन एग्जाम्पल उसके बाद देके से वो दोबारा समझाती हूँ कभी मैं नहीं आपको। हुआ। इसी की एग्जाम्पल देके समझाती हूँ सर आपको। आपका जी, छोटा थैंक यू मैम। समझ लीजिए, और आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपका कुर्ता खींचता रहेगा जब तक आप उसकी बात नहीं सुनोगे, है ना? और जब आप उसकी बात सुन लेते हो तो वो शांत होता है कहीं ना कहीं। तब तक आपके मन में भी ऐसे ऐसे चलता रहता है कि हाँ, दो दो जगह मैं कैसे ध्यान दूं। आपका दिमाग ना तो उस इंसान की तरफ होता है जिससे आप बात कर रहे हो, और ना ही आपका ध्यान अपने बच्चे की बात की तरफ होता है। लेकिन जब आप उसकी बात सुन लेते हो तो यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। होता है ना ऐसे सर? इसका मतलब ये, हाँ जी मैम। वो थॉट कहीं ना कहीं आपको पोक कर रहा था, आपको वो थॉट पोक कर रहा था, पिन कर रहा था। लेकिन जब आपने थॉट को देख लिया, आप शांत हो गए। यही तो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। इसी तरीके से तो वर्क करती है कि जो चीज, चलिए फॉर एग्जांपल एक और चीज दिखाती हूँ आपको। आप देखेंगे मैंने फेदर का टैटू बनाया। मेरे पेन वगैरह सारे ऐसे फेदर्स वाले होते हैं, और जो लोग मेरे को जानते हैं स्टूडेंट्स, मुझे उनको पता है मुझे फेदर्स से बहुत बहुत प्यार है। तो एक दिन मैंने सोचा यार, मैं देखती हूँ कि मैं तो ऑलरेडी खुद ही कर लेती हूँ अपनी पास्ट लाइफ, तो लेट अस सी। ये छोटी सी एग्जांपल है कि मुझे वो फेदर्स के इतनी ज्यादा मैं एडिक्टेड क्यों, मुझे इतने ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं। मुझे हर कहीं जहां फेदर मिले मन करता है फेदर उठा लूं मैं। और मुझे इतने मिलते भी क्यों है, क्या कनेक्शन है मेरा फेदर्स के साथ, इतने अपील क्यों करते हैं। तो मैंने देखा किसी लाइफ, मैं एक बर्ड थी। खैर स्टोरी बहुत लंबी है, वो बर्ड के साथ क्या हुआ कैसे क्या के। लेकिन जब मैंने वो देख लिया और ये मेरी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी शांत हो गई, जबकि मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी फेदर्स को लेके। समझ रहे हैं? तो जो थोड़ा करता है, पोक करता है, उसको जब आप देख लेते हैं तो आपकी शांत हो जाती है। जो लोग बुक लवर्स हैं उनको भी पता होगा कि जब कोई नई बुक आती है उसको पढ़ने की कितनी क्यूरियोसिटी होती है, और जब आप उस बुक को पढ़ लेते हो तो आपको शांति मिल जाती है। सो सिर्फ इसी तरीके से है कि वो थॉट आपको पोक करता है जब तक वो धुंधला है, जब तक आपने देखा नहीं उसको। वो एक्साइट करता है, पोक करता है कहीं ना कहीं। जब आप देख लेते हो तो आप शांत हो जाते हो। सो ये पास्ट लाइफ इस तरीके से भी वर्क करती है, चाहे आपने प्रेजेंट में ही उस पास्ट को जाकर एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस थॉट ने आपको पोक करना बंद कर दिया। ऐसी एक स्टोरी हमारे पास भी, अश्विनी जी जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी जी, आप शेयर जी। ज्योतिष पुंज पे एक लाइव सेशन किया था, शायद आपको याद हो तो, लास्ट ईयर।
जी बिल्कुल, एक लाइव सेशन हुआ था ज्योतिष पुंज टीवी पे, वो लाइव ही चला था। लाइव चला था, उसका शेयर करेंगे ज्यादा एक्सपीरियंस? हाँ, उसमें पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि एक लेडी थी, उसको ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, बारिश से और बारिश से ऊंचाई से। बहुत वो लेडी ज्यादा मुझे डर आते ही कहती है कि मैम मैं बारिश में गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकती, जैसे बारिश होती है मैं गाड़ी खड़ी कर देती हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मुझे अजीब सी घबराहट होने लग पड़ती है, मेरा रोना निकलना शुरू होता है। वो लाइव किया था हमने सेशन। सो उसमें उस लेडी ने अश्विनी जी अगर हो सके तो आप सेशन शेयर कर सकते हैं ग्रुप में इन लोगों के साथ, पॉसिबल है अश्विनी जी? जी, मुझे सेशन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल फेसबुक पे शेयर कर होगा, देंगे वो ग्रुप में, हम वो फेसबुक सेशन पेज शेयर पे कर देंगे। होगा। तो उसमें उन लेडी ने कहा कि मुझे बारिश से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो उन्होंने लास्ट बर्थ में देखा क्या जाके, तो मैं अभी उनका एक्सपीरियंस प्रेजेंट वाला बताऊंगी। तो उन्होंने उस समय क्या देखा था कि बारिश से इसलिए डर लगता था क्योंकि बिजली जब कड़की तो उनके हस्बैंड के ऊपर गिरी थी और उनकी डेथ हो गई थी, उनके हस्बैंड की। सो आफ्टर दैट उन्होंने, लाइफ इतनी हार्ड हो गई थी तो उन्होंने भी ऊंचाई से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यही एक वजह थी कि वो ऊंचाई से और बिजली से, बारिश से बहुत डरती थी। लेकिन अभी 3-4 महीने पहले उनका मुझे कॉल आया कि मैम अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता। अब मुझे पता चल चुका है कि मैं डरती क्यों थी, रीजन क्या था मेरे डरने का। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि वो मेरा वो पास्ट था, वो मेरा प्रेजेंट नहीं है। तो समझ रहे क्वेश्चन किया था कि आखिर उसको देख के वो शांति क्यों हुई? सिर्फ इसीलिए देख के शांति हुई क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आपको पोक कर रहा था, आपने उस पिक्चर को पूरा देख लिया। आप किसी पिक्चर का ट्रेलर देखते हैं, आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ये मूवी देखनी है, जब आप पूरी मूवी देख के आ जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, दोबारा थोड़ी वो मूवी देखने जाते हो। तो वो शांति हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम वो एपिसोड को, तो मन हमारा जो है वो शांत हो जाता है। संजय शर्मा जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज संजय जी आस्क। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे ना बचपन से लेकर अब तक, यानी अब तक मैं 32 साल का हो गया हूँ, मुझे बचपन से एक चीज का रात को हमेशा अनुभव होता है कि वो कोई मुझे आवाज दे रहा है। रोज रात को उठ जाता हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि कौन मुझे बुलाता है। वो बचपन से ही हो रहा है आपके साथ? हाँ जी, बचपन से, जब तक मुझे होश है। ओके, सो इसका भी डेफिनेटली कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से, क्योंकि अगर आपके साथ बचपन से ही हो रहा है, हमेशा से होता आ रहा है, तो डेफिनेटली पास्ट से कनेक्शन है। कोई ना कोई है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कोई पास से आपके साथ है। क्योंकि अगर प्रेजेंट से होता तो वो आपके आसपास ही होता, डेफिनेटली उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ पास्ट से है आपके। सो आपको भी ये थेरेपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है? ये तो मैं कि मैं खुद भी ज्योतिष मेरी काम ना कर मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप सब मुझे सुन रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज पे पहले डिस्कशन कर लें। लास्ट में अगर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज कंसेप्ट बीच में रह जाएगा हमारा। चलिए ऐसे कर लीजिए, आप लोग सब अपने क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए, हम डेफिनेटली हर एक के क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जी ओके मैम, ओके। डेफिनेटली, ठीक है। आप अदरवाइज चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर अपने पास लिख के रख सकते हो। अदर देन इट, बात करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्ट्री का भी ज्ञान होता है लोगों को। विविड ड्रीम्स की तो हमने बात करी कि ऐसा लगता है कि वो ड्रीम रियल है, असल में हमारे साथ हो रही है चीजें। ऐसा क्यों होता है? इसका भी कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। जब हमें समटाइम्स लगता है कि ड्रीम्स में सच में हो रहा है, होता है ना? ये भी प्लीज लिख के बताइए मुझे कि ड्रीम देखते देखते हमें ऐसा लगता है कि ऑल ये सच में हो रहा है, ये हमें फील ड्रीम नहीं है, ये सच में रियलिस्टिक ड्रीम, जिसको हम रियलिस्टिक। सो इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी पास्ट से आता है। इसके बीच में बहुत मिस्ट्रीज है, सारी मिस्ट्रीज आज तो ऊपर नहीं हो जाएंगी, बट मैं ये जरूर बता पाऊंगी कि इसमें सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्ट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का पास्ट लाइफ का देखा, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक इंसान कहता है कि मुझे संस्कृत में बोलता था, जबकि मैं पंजाबी उसमें पैदा हुआ था फैमिली में, मैं मुझे संस्कृत बहुत अट्रैक्ट करती थी और मैं संस्कृत की लैंग्वेज यूज भी किया करता था, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किया करता था, जबकि हमारे घर में कोई भी संस्कृत ना जानता ना समझता। तो उसकी पास्ट लाइफ में नहा ले, अब मैं एकदम जल्दी आऊंगा। ठीक है, तो उस इंसान ने क्या एक्सपीरियंस किया? उस इंसान ने ये एक्सपीरियंस किया कि वो पिछले जन्म में संस्कृत का टीचर था।
जिसकी वजह से वो चीजें उसके अंदर आती है। और आजकल तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, आजकल आप लोगों को डांस इंडिया डांस या सिंगिंग कॉम्पिटिशंस देखते होंगे जो आते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं। वो क्या है, वो भी कहीं ना कहीं वो लेसन्स अपने पास से लेके आए हैं। इस जन्म में आके आपको लगता है 5 साल का बच्चा जो पूरे तरीके से बोलना नहीं सीख पाता, वो इतना अच्छा डांस कर सकता है, इतनी अच्छी सिंगिंग कर सकता है? तो ये तो लाइव एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने पास्ट लाइफ को लेके, कि कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन पास्ट से लेके आए हैं, पास्ट लर्निंग्स उनको याद है। आपको पता है पास्ट लाइफ छोटे बच्चे ज्यादा इजीली कर सकते हैं। मैंने भी अपने बेटे के साथ लास्ट लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया, वंडरफुल एक्सपीरियंस था, वो भी यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो। उसको बाय बर्थ ही स्किन इश्यूज थे, जब भी उसको प्रॉब्लम होती थी उसके सर के पूरे बाल जुड़ जाया करते थे और डॉक्टर कहता था इसको आप हटवाओ, इसके बाल कटवाओ। आई बिलोंग फ्रॉम अ सिक फैमिली, तो मैंने सोचा चलो लेट अस ट्राई विद दिस। माँ डरती है ना बच्चे के साथ पास्ट लाइफ करने के लिए, अपने बच्चे के साथ थोड़ा डर लगता है ना, डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। सो हमने किया फिर भी, लेकिन उसको बहुत रिलीफ है क्योंकि ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस देखे उसने, वहां पे जाके कन्फेस किया। पास्ट लाइफ असल में वर्क कैसे करती है ये अभी आने वाले टॉपिक में हम और आपको डिटेल में बताएंगे। सो यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हिप्नोथेरेपी के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हिप्नोथेरेपी आखिर क्या है। सो हिप्नोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम काम और अपने माइंड को काम और रिलैक्स करते हैं। अगर सामने वाला बोल रहा है, ये सारा कुछ बेस्ड है ट्रांस पे। ट्रांस क्या है, आप लोगों ने ट्रांस भी एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। ये सारा कुछ बेस्ड है ट्रांस पे। अब ट्रांस क्या है, एक सेकेंड के लिए सब आईज क्लोज कर लीजिए, एक सेकेंड के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने कल सफेद रंग का हाथी देखा। आप लोगों को सबको वो इमेज बनी होगी, बनी है या नहीं बनी? इनबॉक्स में लिख के दिखाइए। मैंने बोला सफेद हाथी, आपके दिमाग में एक इमेज आई या नहीं आई? इनबॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए, क्या आपने सफेद हाथी को विजुअलाइज किया जब मैंने सफेद हाथी का नाम लिया? ग्रेट पूजा जी, बलबीर जी, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग एवरीवन। डेफिनेटली। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, और आप सभी के सभी ट्रांस में जाते हैं रोज, हर दिन, लेकिन आप अवेयर नहीं हो ट्रांस होता क्या है आखिर। ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है, हम नेचुरल है, सबके साथ होता है, लेकिन करना क्या है, ये कोई तोप नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, लेकिन डेफिनेटली ये हमें एक्सपर्ट्स के ही करवानी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितनी डेप्थ में चले गए और किस समय तक हमें वापस आना है। इसलिए अपने आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर थीटा से डेल्टा में अगर हम चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। सो थीटा आखिर ट्रांस क्या है, जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज करी कि ट्रांस क्या है। आप लोग सब इसको डेली लाइफ में एंजॉय करते हो, अपनी योगा क्लासेस में कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, आप एक फुट पे खड़े हो और ऐसा कैसे, जबकि आप बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं हो, इतनी ईज के साथ आप एक पैर पे खड़े हो जाते हो। दिस इज ट्रांस। कुंग फू शायद मूवीज देखी हो किसी ने, आपने देखा है वो लोग कैसे हल्के हो जाते हैं, बॉडी लाइट हो जाती है उनकी, वो भी एक ट्रांस की ही फॉर्म है। वो अपने आप को एक पत्ते की तरह मानने लग पड़ते हैं, वो उनकी हवा में वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कभी किसी ने देखा हो तो। पास्ट लाइफ आपने क्वेश्चन पूछा है क्या पास्ट लाइफ थेरेपी इफेक्ट करती है प्रेजेंट पे? डेफिनेटली, वही तो हम बात कर रहे हैं, करती है मैडम। आज के आप हमको अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली हम पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे, मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा, क्योंकि आज तो शायद हम आपकी कंफ्यूजन ही दूर कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि वैसे भी इतने सारे लोगों के साथ इकट्ठे एक बार पास्ट लाइफ में जाना, क्योंकि सबका एक अलग अलग इशू है, हर इंसान का अपना अलग इशू है। इसलिए हम यहाँ पे आपको पास्ट लाइफ में तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट जरूर क्लियर करेंगे आपको। जैसे योगा क्लास में आप एक पैर पे खड़े हो, इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है इस तरीके से अपने पैर को फोल्ड करो, और आप कर लेते हैं। हैवी से हैवी आप रॉड्स उठा लेते हैं। टीवी वॉच करते करते आप कई बार इतना खो जाते हैं, जब आपका वो सीरियल या वो पिक्चर खत्म होती है एंड यू रियलाइज अच्छा थोड़ा समय लगता है आपको वापस आने में, होता है ये। रोज हम ट्रांस में जाते हैं म्यूजिक सुनते हुए। अभी मैंने बात करी थी कि म्यूजिक सुनते हुए, शब्द कीर्तन सुनते हुए कुछ लोग रोने लग पड़ते हैं। वो क्या है, वो भी ट्रांस है, अपने आप को किसी चीज के अंदर कंप्लीटली डुबो देना, दैट इज ट्रांस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ हिप्नोटिज्म। आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हो, वहां जहां आपके माइंड को प्लेजर मिल रहा है। कई बार गाने गाते गाते अपने आप आपके पैर थिरकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस चीज में गहराई से डूब जाते हो, उस
फ्लो कर जाते हो अच्छे तरीके से। कई बार आप ड्राइंग करते करते डूब जाते हो। कुछ लोगों को ड्राइंग एक मेडिटेशन है, किसी लोगों को योगा एक मेडिटेशन लगती है, किसी को म्यूजिक सुनना एक मेडिटेशन लगती है। सो बेस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करती है और इस तरीके से शांत करती है कि जो मैंने बताया था 35 to 70 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं, उनको साइड पे करके सिर्फ एक सिंगल चीज पे फोकस करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेडिटेशन थॉटलेसनेस वाली स्टेज नहीं है, और थॉटलेस होना आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही ज्ञानी लोग कर सकते हैं। और थॉटलेस नहीं होकर और सिर्फ एक सिंगल चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने को भी मेडिटेशन कहा जाता है। सो दैट इज व्हाई हाउ हिप्नोटिज्म वर्क, हिप्नोथेरेपी इसी तरीके से वर्क करती है। क्यों कहा जाता है, अगर कोई चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है आप में से तो आपको पता होगा कि क्यों कहा जाता है कि अपने बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करो, किसी से कंपेयर मत करो, उसको अच्छे वर्ड्स बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। रीजन, हिप्नोथेरेपी, हम जो बोल रहे हैं वो उसके दिमाग में जा रहा है, वो ऐसा बन रहा है। हम जो बोल रहे हैं डेफिनेटली ये कर्मास को इंप्रूव नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, कहीं ना कहीं हमारी विल पावर, क्योंकि हमें हर चीज कर्मा से नहीं मिली है, बहुत सारी चीजें हमारी फ्री विल में है। परमात्मा ने कुछ हिस्सा हमें फ्री विल में दे रखा है कि ये तेरी फ्री विल है भाई, अगर इसमें इतना तू एनर्जी जिस हिसाब से डालेगा तो पालेगा, नहीं डालेगा तो नहीं पाएगा। तो सारी चीजें हम कर्मा से नहीं लेके आते, फ्री विल भी लेके आते, तभी तो हम अपने नेक्स्ट कर्मास भी क्रिएट करते हैं। अगर फ्री विल ना हो तो हम पास्ट कर्मास को ही भुगतने में लगे रहे। फ्री विल है तभी हम साथ साथ पास्ट के भुगत रहे हैं और साथ साथ नए भी क्रिएट कर रहे हैं। सो देयर इज अ फ्री विल। परमात्मा हमें फ्री विल भी ब्लेस करता है, क्योंकि वहां रूल बना हुआ है, वहां ये रूल बना है कि हमें अपने कर्मास लेके जाने ही है। आगे बात करते हैं कि और कैसे आपको लगता है कि आप ट्रांस स्टेट में हो। समटाइम्स आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इतने डूब जाते हो आपको पता ही नहीं है घर पे कोई आया, या बच्चे वीडियो गेम में, आजकल वो 3D 5D 9D भी आ गई है, कितना हम लोग डूब जाते हैं और हवा में वो डंडा चल रहा होता है और हमें लगता है अरे हमें बच जाएगा। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांस। वो ट्रांस है। प्रेइंग, चैंटिंग करते हुए आप लोगों की लिव लग जाती है जिसको हम बोलते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांस। अच्छा, हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बेनिफिट आखिर क्या है। बेनिफिट क्या है? ये फोबिया, एडिक्शन, रिलेशनशिप, फैमिली, वर्क, चाहे किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स उनको दूर करता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, इंसोमेनिया है, स्लीपलेस नाइट्स है, नाइटमेयर्स जैसी प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, उनको भी ये रिलीव करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको PTSD भी कहा जाता है, किसी ना किसी चीज का ट्रॉमा जिसकी वजह से वो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। जैसे अभी हमने बात करी थी, एक एग्जांपल देके कि वो लेडी को बारिश से डर लगता था, वो क्या था? वो ट्रॉमा था उसके अंदर। ग्रीफ, लॉस, अपने लव्ड वंस के लिए दुख होना, बार बार उनको याद करना, उनसे कनेक्टेड फील करना, किसी का लॉस, ड्रिंक के एडिक्टेड होना, ड्रिंक्स के एडिक्टेड होना, वेट लॉस ना कर पाना, और सबसे इंपॉर्टेंट डेथ से डरना। जिन लोगों को मौत से डर लगता है उनको तो पास्ट लाइफ जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जब वो अपना एंड टाइम देखते हैं उनको समझ आ जाता है, या फिर वो जब अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ देखते हैं तो उनको बहुत इजी हो जाता है एक्सेप्ट करना डेथ को आगे आने वाले टाइम के लिए। सो ये डर, खौफ जिन लोगों को भी है, या मेजर प्रॉब्लम्स ये जिन लोगों को भी है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवा सकते हैं एंड डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपका बिलीव होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि हिप्नोथेरेपी एंड ट्रांस स्टेट में जाकर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, और उसमें जाने के लिए आपको कंप्लीटली सरेंडर करना होगा। और सरेंडर तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको विश्वास होगा। मैंने पहले भी बताया कि हिप्नोथेरेपी इज नॉट वशीकरण। जब तक आप नहीं चाहेंगे हम आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करेंगे, आपको छोटे बच्चे बनना पड़ता है, जिस दिशा को हम दिखा रहे हैं उस दिशा को देखने की जरूरत होती है, देन रास्ता आपको अपने आप मिल जाता है। हमें तो सिर्फ थोड़ा सा हाथ पकड़ के वो साइकिल चलाना सिखाना है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आप साइकिल खुद ही ड्राइव करते रहते हो। स्टार्टिंग में आपने कभी देखा है हमेशा बच्चे सहारा मांगते हैं, या फिर वो साइड पे स्टैंड्स का, या फिर माँ बाप कोई ना कोई साथ में खड़ा हो, सिर्फ वो सहारा बनना है हमें आपका। उसके बाद आप खुद ड्राइव करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे और खुद ही अपनी चीजों को हील करके आओगे। और एक लास्ट बात मैं और भी ऐड करना चाहूंगी इसमें कि हील कैसे होता है उसके बारे में एक दो एग्जांपल्स भी मैंने दी, और किस तरीके से हील कर सकते हैं। टेलीपैथी पे बिलीव करते हैं आप लोग? मैसेज करके बताइए। टेलीपैथी, जैसे किसी को याद किया, वो इंसान उसी समय उसका फोन आ गया, या वो आपके घर आ गया, या आपसे मिलने आ गया। बिलीव करते हैं टेलीपैथी पे?
यस यस ओके। सो ये टेलीपैथी से भी वर्क करती है। किस तरीके से, चलिए एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से टेलीपैथी से वर्क करती है। अगर मैंने अपने दोस्त के साथ, मेरा रिलेशन राइट नाउ खराब है, प्रेजेंट लाइफ में खराब चल रहा है, तो मुझे ये देखना है कि मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मेरा इतना अच्छा रिलेशन अब इसके साथ खराब हो गया। ऐसे कर्मास कौन से थे भी, एकदम हम बातचीत भी नहीं कर रहे, वो मेरे बारे में अच्छा बोलते बोलते अचानक बुरा बोलना शुरू हो गया, ऐसा क्या हो गया अचानक। सो इसका कुछ ना कुछ रीजन डेफिनेटली पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं प्रेजेंट में नहीं है तो पास्ट में होगा डेफिनेटली। और मैंने देखा भाई इस इंसान के साथ मैंने कुछ ऐसा बुरा किया था जिस वजह से अब ये मुझे डिसलाइक कर रहा है, और जितने अच्छे कर्मास किए थे वो तो मैंने इसके साथ अच्छी दोस्ती में निभा लिए, अब वो बुरे वालों का भुगतान कर रही हूँ मैं, इसलिए ये बंदा मुझे डिच करके चला गया, या मेरे बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, या मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है। अब मैंने वहां क्या किया, पास्ट में मैंने जो भी इसके साथ रिलेशन था वहां मैं गई, उसको विजुअलाइज किया, जैसे अभी हमने एलिफेंट को विजुअलाइज किया, इसी तरीके से आर्टिफिशियली विजुअलाइज करना। आर्टिफिशियली विजुअलाइज क्यों करना है उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। आर्टिफिशियली विजुअलाइज इसलिए करना है जब तक हम फील नहीं करते हैं किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हम अपने सामने विजुअलाइज, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। आप सबको पता है परमात्मा कण कण में है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि माँ लक्ष्मी की पूजा कर लो आज के दिन में आपके लिए बना बेनिफिट होगा, तो आप जाओगे मूर्ति ढूंढोगे, फोटो ढूंढोगे, पोस्टर ढूंढोगे, मंदिर जाओगे, यही करेंगे ना आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए कोई इमेज चाहिए सामने। सो इसीलिए उसको मुझे आर्टिफिशियली विजुअलाइज करना है उस इमेज को, और मुझे उसके साथ कनेक्ट करके थ्रू टेलीपैथी ये मैसेज देना है भी भैया आई एम सॉरी, मेरे से अनइंटेंशनली और इंटेंशनली जो भी गलतियां हैं मुझे माफ करो। लेकिन वो माफी जरूरी नहीं मुझे मिल जाए, वो तब मिलेगी अगर अगला मुझे माफ करना चाहे, लेकिन मेरा फर्ज है और मुझे तब तक माफी मांगनी जब तक वो माफ ना कर दे, और फिर भी अगर नहीं करे देन आई हैव टू लीव दोस कर्मास। ये तो डिपेंड करता है भी माफी मांगने से भी कोई माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ मैंने माफी मांगी इस इंसान से और उसने अगर मुझे माफ कर दिया, तो प्रेजेंट लाइफ में कैसे आपके पास कर्मास ठीक होंगे। प्रेजेंट लाइफ में वो इंसान सोचेगा भाई मैं तो जैस्मिन के बारे में बड़ा बुरा सोच रहा था, इतनी बुरी भी नहीं। उसको खुद नहीं पता होगा कि कहाँ से ये कनेक्टिविटी आई है, कहाँ से उसके दिमाग में मेरे लिए अच्छा थॉट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सोल ने मुझे माफ कर दिया। जो मेरी टेलीपैथी थी सीधे उसके सोल के साथ कनेक्ट हुई, उसके सोल ने मुझे माफ कर दिया, इसलिए उसको फिर से मेरे से अच्छाइयां मेरी नजर आनी शुरू हो गई। सो इस तरीके से जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आती हूँ तो थेरेपी की तरह इसी तरीके से वर्क करता है कि वो इंसान ना चाहते हुए भी फिर से मुझसे बात करना लग पड़ता है, धीरे धीरे रिलेशन इंप्रूव हो जाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चैट्स हैं, एक क्लाइंट की चैट भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, एक की क्यों काफी चैट्स हैं जिन्होंने कहा कि मेरे मौसी के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करने के बाद अचानक से उनको पता नहीं क्या हो गया, दोबारा से उनका और मेरा रिलेशन ठीक हो गया, क्योंकि हमने वहां पे टेलीपैथी थ्रू फॉरगिवनेस भी करी, माफी भी मांगी और कन्फेस भी किया। इसी तरीके से सिर्फ पर्सन के साथ नहीं, अगर हमने किसी और के साथ ऐसे कर्मास किए हों या कुछ ऐसे कर्मास किए हों जो किसी पर्सन के साथ नहीं एक सोशलिटी के लिए किए गए हों, उससे हम परमात्मा से माफी मांग सकते हैं, वहां हम कन्फेशन कर सकते हैं गॉड से। सो गॉड तो बहुत ही कहते हैं अपार शक्ति जो है हमारी हमेशा ब्लेस करने के लिए रेडी रहती है हमें, तो हम जब भी उस परमात्मा से माफी मांगते दिल से ऊपर से तो नहीं, लेकिन दिल से जब हम भी माफी मांगते हैं तो वो परमात्मा हमेशा माफ करने के लिए रेडी है। और जब वो माफ करता है उसके पास तो सारी पावर्स है भाई हमारे कर्मास को काटने की। आई एम नॉट टेलिंग कि ईच एंड एवरी कर्मा यू कैन हील, नो, हर कर्मा को हील नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स कि किस में आपकी कितनी इंटेंशंस इन्वॉल्व थी। मेरे पास एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाया भी करती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारे कर्मास कैसे इफेक्ट होते हैं। छोटे में सुनाती हूँ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी क्योंकि बहुत ही कॉमन स्टोरी है। एक राजा था, उसने 5 पंडितों को अपने घर खाने पे बुलाया और खुले में हलवाई खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते एक चील निकली जिसका खाना क्या होता है, सांप, मरे हुए सांप को लेके ऊपर से निकल रही थी और मरे हुए सांप का जहर जो है वो खाने में गिर गया, जबकि हलवाई भी अवेयर नहीं थे, और वो खाना जब पंडितों ने खाया वो मर गए। अब परमात्मा के घर ये डिसीजन लेना मुश्किल हो गया, भाई अब किसको देना है ये कर्म, अब कौन डिसाइड करेगा कि कर्मा की सजा किसको मिलने वाली है। परमात्मा भी नहीं डिसाइड कर पा रहे, इंसान तो क्या ही करेगा, क्योंकि हर बंदा था कि मैंने तो किया नहीं, ना राजा ने किया था वो कर्म, ना पंडितों ने किया, चील का कोई कसूर नहीं, मरे हुए सांप का कोई कसूर नहीं, किसका कसूर है। कुछ समय बाद क्या हुआ,
कि उसी राजा के घर कुछ और पंडित जाने वाले थे, तो उन पंडितों ने फिर से एक किसी लेडी से, रास्ते में खड़ी हुई लेडी से पूछा कि पंडित हैं हम और हमें राजा ने खाने में बुलाया और हमें रास्ता बता दो उस राजा के घर का, दरबार का। और उस लेडी, जिसको पता था कि राजा का कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसने ये कहा कि राजा वही जो पंडितों को जहर देके मार देता है। यू गॉट इट? तो वो कर्मा की सजा किसको मिली? उस लेडी को। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किए हुए हर कर्मा की सजा है। यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ ये मतलब नहीं कि मैं कोई कर्मास नहीं करती होंगी, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे हो जाते हैं। सो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद मेरा आपको यही बताने का था कि डेफिनेटली हर एक कर्मा की सजा है। अगर आज मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, आज मैंने किसी को भला भरा नहीं कहा, पिछले जन्म में तो किया होगा, भाई भगवान जी मैंने ये कर्मा किया था, अब मेरा ये है कि अब मुझे सीधा इंसान बनाकर भेजो, मैं कुछ ना करके भी सहूं सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने ये पिछले जन्म में ये कर्मास किए थे, अब मुझे सहने के लिए भेजो। तो दिस इज हाउ कर्मा रिफ्लेक्ट्स। इस तरीके से कर्मा जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो पूछिए। मैम कैलीग्राफी के थ्रू फॉरगिवनेस करके कर्मा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर हमें कर्मास का पता हो रजित तभी। जैस्मिन मैम, कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी मैम, जैसे अभी मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है, किसी की डिस्प्यूट लाइफ चल रही है, राइट, और केस भी चल रहा है, और 1% रॉन्ग है और 1% राइट है, तो क्या उसमें मैम कैसे फॉरगिवनेस कर सके, कैसे कर सकते हैं मैम, जबकि मालूम है कि वो सही है? सही बंदा अगर कहे कि मैं, सही बंदा माफी मांगने को भी तैयार है, ठीक है, सही बंदा कह सकता है कि हाँ हो सकता है कहीं जाने अनजाने गलती हुई हो, तो अगर क्या वो फॉरगिव करे तो क्या वो बंदा वापस आ सकता है उस लाइफ गीता में? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी कि वो कहीं पास्ट कर्मास हैं जिसकी वजह से वो सही बंदा गलत बंदे की जो चीजों को भुगत रहा है वो उसके पास्ट कर्मास हैं, तो उसके लिए तो उसको पास्ट में ही जाना पड़ेगा ना। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड एग्जाम देने तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही जाना पड़ेगा, बीए में खड़े होके मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी ना उसकी। तो मुझे अगर हील करना है ना अपने प्रेजेंट लाइफ के दुख को, वो कर्मा क्या था पहले उसको एनालाइज करना जरूरी है। और वो जब मैंने एनालाइज किया कि ये किया था, तभी मैं माफी मांगूंगी ना। और अगर मैं बिना जाने माफी मांग लूं सिर्फ और सिर्फ सामने से जाके, तब कैसे हील होंगी जब मुझे पता ही नहीं मेरी गलती क्या है। और माफी मांगने का मतलब क्या होता है कि मैं दोबारा से ये रिपीट नहीं करूंगी और मैं गिल्ट में हूं इस चीज को लेके। माफी मांगने का मतलब यही है कि आई एम गिल्ट, आई एम इन गिल्ट, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। लेकिन उसके लिए मुझे पहले वो कर्मास पता होने जरूरी है। सो डेफिनेटली आपको उस प्लेस में जाना पड़ेगा जिस जगह पे वो कर्मास किए थे। मैम इसको प्रैक्टिकली करके बताइए प्लीज। प्रैक्टिकली संजय जी, क्या नाम था आपका? डॉक्टर कौन थे जो चले गए? हाँ जी डॉक्टर सनी। हाँ डॉक्टर सनी जी, नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया, पार्ट स्लाइड एक पर्टिकुलर इश्यू को ले जाकर ही पीछे ले जाया जाता है, किसी भी एक। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप एक बेटा भी थे, एक बाप भी थे, एक जवाई, एक भाई भी थे, एक पति भी थे, और अभी आप भुगत रहे हो एज अ जवाई, सपोज कीजिए एग्जाम्पल। तो लेकिन आप पास्ट लाइफ में कितनी चीजों को देखोगे जाके, वो पता होना चाहिए। मैंने बताया कि पास्ट लाइफ एक मेमोरी का स्टोर है, और आपको लेने क्या जाना है वहां पे, वो आपको पता नहीं होगा तो आप भटक जाओगे। तभी तो मैंने कहा ये एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए, अपना ट्राई नहीं करनी चाहिए। सो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि मुझे आखिर में इस लेने के आया हूँ इस स्टोर में। अगर आपको पता होगा तो चीज को उठा पाओगे, नहीं तो उलझ जाओगे। आप तो अपने आप को वहां एंजॉय करने लग पड़ोगे, अरे मैं बेटे की तरफ से ये एंजॉय कर रहा हूँ, ये एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि मैं आखिर कौन से थॉट को लेके हील करने आया हूं। सो पास्ट लाइफ एक टाइम पे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को लेके होती है, और वो हम अगर आप सबके पर्टिकुलर इश्यू पूछने लगे तो लोग हैं, और यहाँ पे कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है पहले मेडिटेशन को। हमने सोचा था कि हम करेंगे कि 15-20 मिनट में आपको कंसेप्ट समझाएंगे, आपके क्वेश्चन भी लेंगे, बट आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। 86 लोग इज नॉट दैट पॉसिबल। आप प्राइवेटली ले सकते हैं सेशंस। मैम ये थेरेपीज बहुत महंगी होती हैं, है ना, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होती है। तो कोई एक
कोई रेमेडी, कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें ताकि इस जन्म के कर्मास खराब ना हो, तो वो आपको देना चाहिए वेबिनार। वेरी गुड क्वेश्चन चेतना जी, आई अप्रिशिएट। डेफिनेटली ये थेरेपीज एक्सपेंसिव होती हैं और हर क्वेश्चन का जवाब एक ही थेरेपी में नहीं मिलता, मैक्सिमम में 2-3 क्वेश्चंस का जवाब मिल पाता है, और बार बार करना, इट इज नॉट दैट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू स्पेंड सच मनी। तो इसके लिए टिप मैं यही देना चाहूंगी, जैसे हमने अभी फॉरगिवनेस की बात करी, और एक और बात, सिर्फ फॉरगिवनेस नहीं, और इनफैक्ट आप लोग कब करें उस चीज को, रात को सोते समय, जब आप लोग कच्ची नींद में होते हो, जब आपका कॉन्शियस जो है वो सब कॉन्शियस को कमांड देता है, जिसको हम कच्ची नींद कहते हैं, जिसको हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। जब आप अपना फोन बंद कर देते हो, आप अपना आईज क्लोज कर लेते हो, बेड पे ले डाउन हो जाते हो कंप्लीटली नींद के लिए, और आप एक कच्ची नींद में होते हो, आपको पता होता है कि ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो डिम डिम से थॉट्स होते हैं, डिम डिम से थॉट्स होते हैं ना जब चेतना जी, उस थॉट प्रोसेस में आपको जो भी माफी किसी से मांगनी है या अपने कर्मास को हील करना है, अगर आप अवेयर नहीं हो कि मैंने ये कर्मास किए थे, तो आप परमात्मा से मांग सकते हो, लेकिन उस स्टेट ऑफ माइंड में करना है, बिकॉज दैट स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। जब हमारी कनेक्टिविटी सबकॉन्शियस से होती है, और सबकॉन्शियस एज आई टोल्ड यू इज अ पार्ट ऑफ सोल, और वो सोल जो है वो पार्ट यूनिवर्स का है, तो हमारी कनेक्टिविटी कहाँ हो जाती है, यूनिवर्स से। तो उस समय एक्टिविटी, तो उस समय अगर हम माफी मांग कर सोते हैं, आप सुना होगा आप सबने बचपन से ही कि पाठ पूजा करके सोया करो, रात को भगवान का नाम लेते सोया करो, उठते ही भगवान का नाम लिया करो। इसके पीछे कंसेप्ट है कि जब उठते हैं और जब सोने लगते हैं, ये 2 स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती हैं, जब हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, मोर रिलैक्स एंड काम स्टेट ऑफ माइंड में, है ना। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। उस समय अगर हम परमात्मा से कन्फेस करते हैं अपनी गलतियों के लिए और माफी मांगते हैं, तो डेफिनेटली कुछ हद तक चांसेस हैं कि आपकी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन आपको सामने वाला इंसान माफ करने के लिए रेडी है तो, नहीं तो आप कन्फेस तो कर ही सकते हैं, और कभी माफी खाली नहीं जाएगी, वो एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में डेफिनेटली आपके काम आएगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन ले सकते हो आप? हेलो मैम, संजय शर्मा जी। संजय जी, मैंने आपको बताया कि मुझे नींद में चलने की बीमारी आपको बताया था कि रात को मुझे आवाजें आती है, मैं नींद में उठ के चल पड़ता हूँ, मुझे याद कुछ नहीं रहता, लेकिन इतना याद आता है किसी ने मुझे आवाज दी थी। आजकल वो घटना दिन में भी होने लगी है। दिन में भी होने लगी है, इट मींस अगर मैं सोता हूँ तब आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे। उसका रीजन क्या है कि आपका दिमाग कहीं और चल। आप लोगों को ये भी सबको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव। नहीं तो सोए सोए आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको अभी वॉशरूम जाना है, कैसे पता चल जाता है वही गर्मी लग रही है जबकि आप तो सो रहे होते हो, कैसे पता चल जाता है कि आपको करवट लेनी है जबकि आप सो रहे होते हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है आपका, तभी आप ब्रीदिंग कर रहे हो, तभी आप करवट ले रहे हो, तभी आप वॉशरूम जाने के लिए उठ रहे हो। तो सबकॉन्शियस हमेशा वर्क करता है, और आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं किसी और चीजों के साथ कनेक्ट है, इसीलिए आप उठ के चल पड़ते हो। कोई ना कोई और कनेक्टिविटी है जो आपको बुला रही है, जो अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से आप चल पड़ते हो। लेकिन आपको याद इसलिए नहीं रहता, एज आई टोल्ड यू, कॉन्शियस के अंदर इतनी लेयर्स बन चुकी हैं, इसलिए आपको उस याद नहीं है। तो आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, हिप्नोथेरेपी की जरूरत है, पास्ट लाइफ में देखने की जरूरत है कि क्या है आखिर ये रीजन। तो मैं इसको कैसे जान सकता हूँ, बताओ। हाँ, मुझे थेरेपी करनी है। बिल्कुल, थेरेपी करके, थेरेपी किस लिए बनी है संजय जी? तो थेरेपी कहाँ अवेलेबल हो सकती है मेरे लिए? ये सब चीजें आपको अश्विनी जी बताएंगे कि पर्सनल थेरेपी कहाँ हो सकती है। यहाँ हम सिर्फ कोर्स डिस्कस करने बैठे हैं कि ये चीजें हम सिखाते भी हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करना। क्वेश्चन ये हील करता है, डेफिनेटली हील करता है। मैडम एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी, हाँ जी, अमिता जी पूछिए। हाँ, एक्चुअली ये आपने जो कहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में मतलब आप जो करते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, वो सभी लोग पास्ट लाइफ में जा पाते हैं या कई लोग नहीं भी जा पाते होंगे, तो फिर कैसे? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर इंसान आईएएस के एग्जाम, आईपीएस के एग्जाम तो नहीं क्लियर कर पाता। जिसको शौक पढ़ना चाहेगा वही कर पाएगा। सो जो बिलीव करेगा वही कर पाएगा, जो बिलीव नहीं करेगा वो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पाएगा, और जो सरेंडर नहीं कर पाएगा वो डेफिनेटली वो हिप्नोटाइज कर पाएगा। तो कैसे चल पाएगा?
नो मैम, जैसे अगर कभी किसी ने बिलीव किया लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जा पाया तो फिर ऐसा नहीं होता, कैसे ऐसा आप करते हैं? ऐसा नहीं होता कि वो नहीं जा पाया। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक इंसान के साथ हमें 2 या 3 ट्राई लग जाए उसको पहुंचाने में। ओके की बात करिए, आईएएस के एग्जाम हर बंदा क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन हो सकता है वो 2-3 ट्राई करे तो हो जाए। सो इट डिपेंड्स। ओके हील है, आपकी ओके विल पावर मैडम स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली जाते हो और हील भी करते हो। ओके, थैंक्स। मैडम मेरे को हाँ जी, हाँ क्वेश्चन जी, है, हाँ जैसे जी, हाँ जी। पास लाइफ अपना प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और ये सब जो कर्म है, तो उसमें जैसे आप पास लाइफ में लेंगे तो कौन सा कर्म है? जैसे 84 लाख योनि में से लेके जब मनुष्य जन्म मिला है तो उसको कैसे पास लाइफ कर्म का जो सिद्धांत है? देखिए, मुझे आपकी इस आवाज सवाल का क्लियर हो जवाब रही ना थी, इस लेकिन सवाल फिर भी का मैं जवाब कुछ, मैं देना चाहूंगा आपको। हाँ जी, मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई अश्विनी जी इनकी पूरी। हाँ, मैंने सुना। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा भाई साहब। नाम देखिए, नाम दीजिए। प्रणाम जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट लाइफ का, जब हम लोग लाइफ बिटवीन द लाइफ जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि हर इंसान का जन्म ना इंसान के तौर पर ही होता है। बीच में हम लोग किसी और योनि में जाते हैं, या कुत्ते की योनि में जाते हैं, या बिल्ली की योनि में जाते हैं, या गाय की योनि में जाते हैं। वो हम अपने कर्मास को भुगतने के लिए उन योनियों में जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि इंसान का जन्म इंसान की लाइफ में ही होता है, इंसान के तौर पर ही होता है। और दूसरी बात, जो हमें कर्म हैं वो हमें धरती पर आकर ही भुगतने होने हैं। एक्चुअल में जो हमारा मदरलैंड है जिसे कह सकते हैं हम, या हमारी एक जो मदर सोल वहां पर होती है, वो हमारा रेस्ट करने का स्टेज होता है, जहां पर हम जाकर अपने पास्ट को देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। और फिर क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय बड़ा प्योर होता है, इस वजह से वहां पर जाकर हम अपनी एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि हमने ये कर्म किया और हमें ये भुगतना है। उस समय हमारे मन में पाप नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साथ में नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारे मन में पाप उत्पन्न होते हैं और हम धरती पे आके उन चीजों को गलत करते हैं। अदरवाइज हमारा जो माइंड है वो बड़ा प्योर है और वो पिक्चर हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं और हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी योनि में जाकर किस तरह का जो जन्म है वो हमें लेना है। तो इंसान का जो जन्म है ना, वो इंसान के तौर पर ही होता है, लेकिन जो बीच की योनियां हैं जो हम भुगत रहे हैं, वो हमारे अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमें भुगतनी होती हैं। कि हमने किसी पशु को, मान लीजिए कोई दुख दे दिया है हम लोगों ने, और हमें आगे जाके फील होता है कि नहीं यार, मैंने इसके साथ गलत किया, तो क्यों ना मैं इसकी योनि में जाकर उस कर्म को भुगत आऊं जाके, तो हमें उस योनि में जन्म लेना पड़ता है। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम भुगत रहे होते हैं, वहां सिर्फ हम भुगत रहे होते हैं, वहां हम कर्म नहीं कर रहे होते, क्योंकि वहां हम जानवर होते हैं। और एक्सक्यूज मी मैम, पिछले जन्म में आप एक डॉग थे या कोई भी जानवर थे, तो आपका क्वेश्चन है, तो हम आपको पिछले जन्म में लेके जा रहे हैं, लेकिन उस जन्म में सिर्फ आपको अंधेरा दिख रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन अभी आप लेके आए हो लास्ट कर्मा से तो है ही नहीं, उसके पिछले कर्मा में हो सकता है, या फिर उसके पिछली लाइफ में हो सकता है। सो वहां पे आपको क्या दिखेगा जहां आपने नए कर्मा क्रिएट नहीं किए, जहां आपने नए एक्सक्यूज मी मैम, वही आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। जी बोलिए सनी जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मानव की योनि काफी नहीं है उसको उसके कर्म भुगतने के लिए? बेशक उसने एक काऊ को या गाय को या किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंचाया है, क्या उसी जोनी में, क्या ह्यूमन की जोनी में ही उसको कर्म के इफेक्ट नहीं मिल सकते? उसको नहीं, जरूरी है कि देखो उसी कुछ जोनी लोगों में जाना के पड़ेगा? कर्म बहुत ही कुत्ते कर्म होते हैं, तो इसलिए वो ऐसे भी, मैम मान लिया उसको उतने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं फिर। देखो मिलते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो मेरे गली में एक इंसान रहता है जो बचपन से एबनॉर्मल है, ना उसको खाना आता है ना उसको पहनना आता है। हम जब उसको देखते हैं तो सोचते हैं बेचारे ने क्या ही कर्म किए होंगे, बहुत बुरे किए होंगे, हाँ जी, से भी बुरे किए होंगे जो जानवर का कर्म मिला। डिसलॉयल्टी की हो सकती है अपने पार्टनर से, किसी से भी मेजर डिसलॉयल्टी जिसकी वजह से कुत्ते का जन्म मिला। हमारी मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाली है, जो लोग रिज्वाइन करना चाहते हैं दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। और दूसरा एक बीज है, जैसे एक गेहूं का बीज है या एक मक्की का बीज है, अगर उसको हम जैसे ही धरती में उगाते हैं उससे मक्की से कनक नहीं हो सकती, या कनक से मक्की नहीं हो सकती, या किसी भी बीज को उसी फॉर्म में जन्म लेना पड़ता है। तो फिर हम यही क्यों कहते हैं कि उसी सोल को किसी और जोनी में भी जा सकती है?
उसका गाय का जन्म भी हो सकता है या कुत्ते का जन्म भी हो बहुत सकता है। रेयर, अनटिल अनलेस हम जानबूझ के ही कुछ ऐसे कर्म ना करें, जैसे अश्विनी जी ने कहा, अभी बताया कि मोस्ट ऑफ द